नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो इतिहास, भूगोल और प्रशासन का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। आज का राजस्थान जैसा दिखता है वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य का प्रशासनिक इतिहास किसी उलझी हुई पहेली से कम नहीं है। तो चलिए बिना देर किए इस बेहद दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं और इस पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। सोचिए जरा, एक समय था जब ये क्षेत्र कोई एक राज्य था ही नहीं। ये 19 अलग अलग स्वतंत्र रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का एक बिखरा हुआ समूह था। अब उन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर आज का एकीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा तैयार करना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। ये एक ऐसी भौगोलिक चुनौती थी जिसे पूरी तरह सुलझाने में कई दशक लग गए। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, नाम और शुरुआत। दूसरा, एकीकरण के 7 चरण। तीसरा, जिलों का क्रमिक विकास। चौथा, संभागीय व्यवस्था का इतिहास। और आखिर में नए बदलाव और इसका वर्तमान स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, नाम और शुरुआत। आखिर इस राज्य को अपनी पहचान कैसे मिली? देखिए, आधिकारिक तौर पर एक राज्य बनने से बहुत पहले ही इस भूमि को कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे प्राचीन काल में ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त और महाभारत काल में मरुकांतार कहा गया। फिर आधुनिक समय आते आते सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इसके लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जिसे आज हम गर्व से राजस्थान कहते हैं, ये नाम सबसे पहले 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में दिया था। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से एक बहुत जरूरी फैक्ट ये है कि इस ऐतिहासिक पुस्तक का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने किया था। इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एकीकरण के 7 चरण, यानी इस विशाल क्षेत्र के टुकड़ों को एक राजनीतिक नक्शे में पिरोने का काम। आजादी के बाद का ये सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। और अब ये आंकड़ा सुनिए, 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। बिल्कुल इतना ही लंबा वक्त लगा था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी को इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को एक सूत्र में बांधने में। ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कूटनीति और धैर्य की एक मिसाल थी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 7 अलग अलग चरणों में जाकर पूरा हुआ था। मार्च 1948 में मत्स्य संघ के बनने के साथ यात्रा शुरू हुई और आखिरकार 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित राजस्थान के साथ अपने अंतिम मुकाम पर पहुंची। इसी दिन आधुनिक राजस्थान ने अपना वो मूल स्वरूप हासिल किया था जिससे हम आज पहचानते हैं। बाहरी सीमाएं तो तय हो गईं, लेकिन इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए आंतरिक प्रशासन भी तो चाहिए। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, जिलों का क्रमिक विकास। 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूरा हुआ तब हमारे पास एक मजबूत आधार था, 26 जिलों का। इसके बाद प्रशासन की जरूरतों के हिसाब से धीरे धीरे नए जिले बनते गए। 1982 में धौलपुर 27वां जिला बना। फिर 1991 में एक ही दिन में 3 नए जिले सामने आए, बारां, दौसा और राजसमंद। और सफर आगे बढ़ते हुए 2008 में प्रतापगढ़ 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आप देख सकते हैं कि यह प्रशासनिक विकास काफी क्रमिक और नपातुला था। लेकिन फिर आता है 7 अगस्त 2023 का दिन। ये एक ऐतिहासिक गेम चेंजर साबित हुआ। राजस्थान के नक्शे ने अचानक एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और एक साथ कई नए जिले जोड़ दिए गए, जिससे कुल संख्या सीधे 41 पहुंच गई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रशासनिक फैक्ट बताता हूँ। जब एक ही तारीख पर कई जिले एक साथ बनते हैं ना, तो उनका आधिकारिक क्रम अंग्रेजी वर्णमाला यानी A to Z के हिसाब से तय किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, संभागीय व्यवस्था का इतिहास। जिलों से ऊपर के इस प्रशासनिक स्तर का इतिहास किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। मैंने इसे रोलर कोस्टर इसलिए कहा क्योंकि यह पूरी तरह से एक ऑन ऑफ सिस्टम रहा है। 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने 5 संभागों के साथ इसकी शुरुआत की। लेकिन 1962 आते आते मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। इसके सालों बाद 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी ने इसे 6 संभागों के साथ वापस जिंदा किया और फिर 2005 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में भरतपुर को 7वें संभाग के रूप में जोड़ा गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, 2024 के एकदम ताज़ा अपडेट्स और इसका वर्तमान स्वरूप। दरअसल 2023 में जो इतने सारे नए जिले बने थे, उसकी वजह से वर्तमान मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने इन सब की समीक्षा करने का फैसला लिया। इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी और फिर ललित के पवार समिति को इसकी बारीकी से जांच करने का काम सौंपा गया। इस समिति ने जून से अगस्त 2024 के बीच अपनी गहन समीक्षा पूरी की। और इस समीक्षा का नतीजा क्या निकला? समिति की सिफारिशों के आधार पर 9 नवनिर्मित जिलों और 3 संभागों, जो कि पाली, सीकर और बांसवाड़ा थे, उन्हें वापस हटा दिया गया। तो इन सभी ऐतिहासिक बदलावों, कमेटियों की रिपोर्ट और हालिया कटौतियों के बाद जो ढांचा हमारे सामने बचता है, वही राजस्थान का एकदम ताज़ा और फाइनल मानचित्र है। अब परीक्षाओं के नजरिए से इन 7 संभागों का ये डेटा बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। क्षेत्रफल की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर सबसे बड़े हैं और भरतपुर और कोटा सबसे छोटे। अगर जिलों की संख्या देखें तो जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा 8 जिले आते हैं, जबकि कोटा और बीकानेर में सबसे कम यानी सिर्फ 4-4 जिले हैं। और आबादी के मामले में जयपुर और जोधपुर सबसे आगे हैं। इस टेबल को अगर आप समझ लेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा। भौगोलिक रूप से एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताऊं, अजमेर संभाग राज्य के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। यह राजस्थान का इकलौता ऐसा संभाग है जिसकी सीमाएं बाकी सभी संभागों को छूती हैं, एकदम एक सेंट्रल एंकर की तरह। तो इन सब बातों का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि आज की तारीख में राजस्थान 41 जिलों और 7 संभागों में बटा हुआ एक बेहद मजबूत और सुदृढ़ राज्य है। बस ये 2 नंबर्स आपको भूलने नहीं हैं। हमने देखा कि कैसे 19 रियासतों का एक बिखरा हुआ समूह आज 41 जिलों वाले विशाल प्रशासनिक ढांचे में बदल गया। लेकिन आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, दशकों से चली आ रही इस टूट-फूट और जोड़ा-जोड़ी के बाद क्या यही राजस्थान का आखिरी नक्शा है, या फिर भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से इस इतिहास का कोई नया अध्याय अभी और लिखा जाना बाकी है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।